सूरज डूबने में देर नहीं हुई थी, फिर भी पहाड़ों पे अजीब अंधेरा छा गया था और एक पुराना ऑटो घुमावदार सड़क पे धीरे धीरे चल रहा था। उसकी बत्तियां कोहरे को चीर नहीं पा रही थीं। तारा पीछे बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी, जहां पेड़ और पत्थर कोहरे में परछाइयां लग रहे थे और ये सफर ठंडी हवा में बेवजह भारी लग रहा था। फिर अचानक ऑटो झटके से रुक गया और उस गहरे सन्नाटे में तारा की सांस साफ सुनाई दे रही थी। चालक ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उंगलियां हैंडल पर जम गई थीं, जैसे आगे जाना कोई अनहोनी हो। दीदी माफ करना, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ये जंगल का रास्ता सूरज डूबने के बाद बदल जाता है। रात में यहाँ आना किसी के लिए ठीक नहीं माना जाता। कई बार लोग गए हैं और कभी वापस नहीं आए। लगता है मेरा ऑटो भी आगे बढ़ने से डरता है। अगर चाहो तो यहाँ उतर जाओ, क्योंकि आगे जाना मेरे बस की बात नहीं। भैया, यहाँ क्यों रोक रहे हो? लोगों ने कहा था गांव अभी 3 किलोमीटर दूर है। इतना दूर अकेली? चारों तरफ जंगल, कोहरा और अंधेरा छा गया है। इतनी रात में यहाँ आना ठीक नहीं। अगर कोई रास्ता है तो कृपा आगे छोड़ दो, विनती है। इस सन्नाटे में खड़े रहना भी अजीब डर लगा रहा है। उसके चेहरे पे खौफ अब साफ दिख रहा था। बिना कुछ कहे वो आगे इशारा करने लगा। उसकी नजर में नरमी नहीं, बल्कि छुपी हुई चेतावनी थी। अंधेरी घाटी, नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। दीदी, वो आगे दिख रहा बड़ा पीपल का पेड़, वहां से घाटी के गांव की सड़क शुरू होती है। दिन में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और तुम रात में जाने की बात कर रही हो। मैं साफ बोलता हूँ कि उस तरफ नहीं जाऊंगा। वहाँ कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज तक कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। लेकिन भैया, तुम खुद कहते थे गांव 3 किलोमीटर दूर है। क्या मैं इतना पैदल चलूं? अगर सड़क इतनी खतरनाक है तो लोग वहाँ कैसे रहते हैं? तुम इतने डर क्यों रहे हो? पहले कुछ हुआ है वहाँ, या किसी को कुछ अजीब होते देखा? कृपया डर की वजह बताओ। बिना कारण के जंगल में छोड़ना ठीक नहीं। दीदी, अगर सिर्फ सुनसान सड़क होती या जंगल का खतरा तो जाता। हम जंगल से नहीं डरते, लेकिन जो वहां है वो जमीन पे नहीं रहता। दिन डूबते ही वो पानी के आसपास जागता है। उसकी राह में कुछ नहीं आता। अंधेरा उसे नहीं रोकता। जो आगे बढ़ा वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मत पूछो उस तरफ जाने को। तारा ने खुद को समझाया कि चालाक बेवजह डर का माहौल बना रहा है या ये स्थानीय अंधविश्वास है। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। तारा ने पर्स कंधे पे लटकाया और चुपचाप ऑटो से उतर गई। ठीक है भैया, झगड़ा करने का फायदा नहीं। अगर आगे नहीं जा सकते तो मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी। शायद ये पुरानी बात है यहाँ, और डर को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। गांव पास ही होगा, मैं पैदल निकलती हूँ। चालक ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। ऑटो तेजी से घुमाया और भाग गया, जैसे यहां रुकना उसके लिए जिंदगी और मौत का मामला हो। कुछ ही पलों में इंजन की आवाज कोहरे और अंधेरे में गायब हो गई। अब तारा अकेली थी उस सुनसान जगह पे। आगे घना जंगल और चारों तरफ भारी खामोशी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ठंड शरीर में घुस गई थी कि तारा के हाथ सुन्न होने लगे। उसने पर्स से बत्ती, टॉर्च निकाली और रोशनी चलाकर आगे चलने लगी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, झाड़ियों और कांटों से भरा। दोनों तरफ आसमान छूने वाले पेड़ थे। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे कोई अनदेखी आवाज साथ दे रही हो। पत्तों की सरसराहट उसके कदमों के ताल में थी। डर को काबू करने के लिए तारा धीमी आवाज में खुद से बोलने लगी। शांत रहे तारा, ये सिर्फ जंगल है। अंधेरा और ठंड साथ में दिमाग पर असर कर रहे हैं। हर आवाज का पीछा करने लायक नहीं। पत्तियां हैं, हवा है, बस इतना ही है। गांव दूर नहीं होगा, थोड़ा और चलना है। डर को हावी मत होने दो। जो महसूस कर रही हो वो सच नहीं हो सकता तारा। सिर्फ भाई को ढूंढना है और गांव से ले जाना है। तारा इस सुनसान सड़क पे यूं ही नहीं भटक रही थी। वो अंधेरी घाटी में अपने छोटे भाई आरव की तलाश में जा रही थी। आरव शोधकर्ता था, जो रहस्यमयी जगहों और लोक कथाओं पे काम करता था। 2 महीने पहले ये इलाके में शोध के लिए आया था, लेकिन वापस नहीं आया। आखिरी बार तारा से बात की थी, उसकी आवाज में अजीब बेचैनी थी।
दीदी, मैंने यहाँ वो पुराना तालाब देखा है। लगता है कोई मुझे वहाँ बुला रहा है। उसके बाद आरव का फोन कभी चालू नहीं हुआ। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ न मिलने पे केस बंद कर दिया। भाई की खामोशी ने तारा को खुद यहां आने पे मजबूर कर दिया। 1 घंटे चलने के बाद कोहरा थोड़ा कम हुआ। फिर आगे पहाड़ों में टिमटिमाती रोशनी दिखी, जो अंधेरी घाटी के घरों से आ रही थी। थोड़ा आगे जाने पे गांव का प्रवेश द्वार आया। वहां पुराना झुका हुआ लकड़ी का बोर्ड था। तारा ने उस पर लिखा पढ़कर कदम रोक लिए। जो अंधेरी घाटी आया वो वापस नहीं गया। अंदर जाने पे सड़ी हुई बदबू हवा में भर गई। गीली लकड़ी, पुराने फूल और उमस की भारी बदबू। गांव के घर मिट्टी के बने थे। हर दरवाजा अंदर से बंद, सिर्फ खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। गलियां पूरी तरह सुनसान, कोई इंसानी आवाज न जानवर की हलचल। घड़ी 7:30 बजे दिखा रही थी, लेकिन माहौल जैसे आधी रात के बाद का। आमतौर पर इस वक्त गांव का चौराहा चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन अंधेरी घाटी में शमशान जैसी शांति थी। थोड़ा आगे बढ़कर तारा एक घर के सामने रुकी, गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। कोई है? दरवाजा खोलो, मैं बाहर से आई हूँ और रास्ता भूल गई हूँ। कुछ मदद चाहिए? मैं अपने भाई आरव को ढूंढ रही हूँ। वो कुछ वक्त पहले शोध के लिए यहाँ आया था और कभी वापस नहीं गया। अगर कुछ जानते हो तो बताओ। मैं अकेली हूँ और यहाँ ज्यादा देर रहना मुश्किल है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर भी तारा को साफ लग रहा था कि दरवाजे के पीछे कोई है। सांस रोककर उसकी हर बात सुन रहा है। कोई बाहर नहीं आया। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलकर उसको एक घर की चौखट पे बैठी बूढ़ी औरत दिखी। तारा उसके पास पहुंची और धीरे से बोली, राम राम दादी, मेरा नाम तारा है। मैं बाहर से आई हूँ और चलते चलते यहाँ पहुँच गई। रास्ता लंबा और सुनसान है। रात काफी हो चुकी है। अकेली होने से आगे जाने का मन नहीं। अगर मुमकिन हो तो यहाँ कहीं रात भर रहने की जगह मिल सकती है। बूढ़ी औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उम्रा ने उसके चेहरे पे गहरी लकीरें छोड़ दी थीं और नजर धुंधली थी। वो तारा को बिना पलकें झपकाए देखती रही, जैसे उसको नहीं बल्कि उसके इरादों को देख रही हो। बेटा, यहाँ से वापस चली जा। ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं। जो यहाँ आया उसने सुकून से नहीं जिया। रात होने से पहले वापस जाना बेहतर है, वरना ये घाटी किसी को नहीं छोड़ती। दादी, चाह कर भी वापस नहीं जा सकती। मेरा छोटा भाई आरव यहाँ कहीं खो गया है और उसकी तलाश ने मुझे यहाँ लाया है। 2 महीने से उसका कोई अता पता नहीं। उसे ढूंढे बिना नहीं जा सकती, चाहे हालात क्या भी हों। तारा ने भाई आरव का नाम लिया तो नाम का असर तुरंत दिखा। बूढ़ी औरत झटके से खड़ी हो गई और चिंतित आवाज में तारा से बोली, क्या बोला आरव? कुछ दिन पहले एक लड़का कैमरा लेकर इस गांव में घूम रहा था, सब कुछ पूछता था, तस्वीरें लेता था। वो तेरा भाई है? हाँ दादी, वही मेरा भाई है। वो अब कहाँ है? आप उसको जानती हो या कुछ जानती हो उसके बारे में? औरत ने डर से इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे चारों तरफ का सन्नाटा भी उसकी बातों को पकड़ सकता हो। वो इस घटी को समझना चाहता था। तेरा भाई भी वहीं था। वो अंधेरी घाटी तालाब की तस्वीर लेना चाहता था। मैंने उसको बहुत समझाया, कहा कि अमावस की रात है, उस पानी के पास मत जा, लेकिन वो हंसा, कहा सब अंधविश्वास है। उसने मजाक उड़ाया, कैमरा उठाया और तालाब की तरफ चला गया। उस तालाब का पानी मामूली नहीं है बेटा। वो किसी को डुबाता नहीं, सिर्फ चुपचाप हर ताकत, हर सांस, हर गर्मी को सोख लेता है। जो उसमें जाता वो वहां नहीं निकलता, या निकलता ही नहीं। बेटा, वो तालाब पानी नहीं है, वो जिंदा चीज है। अंधेरी घाटी का तालाब रात के साथ जागता है, खासकर अमावस पे। उसका पानी ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर का अंधेरा सांस ले रहा होता है। जो वहां जाता वो पहले आवाजें सुनता है,
कभी अपने लोगों की पुकार और कभी दिल को छूने वाली। तेरा भाई भी उसी आवाज सुनकर वहां खिंचा चला गया। उसकी आंखों में अजीब चमक देखी थी, जैसे तालाब ने उसे अपना बना लिया हो। दादी, जब मेरा भाई वहां गया और वापस नहीं आया तो किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी? कोई उसे ढूंढने नहीं आया? कैसे हो सकता है कि कोई यूं ही गायब हो जाए? पुलिस यहाँ नहीं आती बेटा। अंधेरी घाटी के मामलों से सब दूर रहते हैं। जो तालाब ने ले लिया उस पे इंसानी कानून नहीं चलता। यहाँ सिर्फ खामोशी रहती है और इंतजार। तारा उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रही थी। उसको लग रहा था उम्र के साथ औरत की समझ डगमगा गई है और वो बेवजह डर फैला रही है। अब उसकी आंखों से डर गायब था और उसकी जगह गहरी उदासी थी, जैसे बहुत कुछ खोया हो और बोलने को शब्द न बचे हों। दादी, आपकी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अनुमान के आधार पे फैसला नहीं कर सकती। अगर यहाँ तालाब है तो उसका रास्ता बताओ। मुझे वहाँ जाकर खुद देखना है। अपनी आंखों से सच देखने तक आगे नहीं बढ़ सकती। मैं भाई को ढूंढने आई हूँ। बेटा, गांव के पूरब तरफ अंधेरी घाटी का तालाब है, लेकिन आज मत जा। आज बहुत उमस है और उमस बढ़ने पे उस तालाब का पानी फैलने लगता है। उसका मूड रात में बदलता है। आज यहाँ मेरे साथ रुक जा। सुबह सब ठीक रहा तो मैं जिंदा रही तो निकल जाना। अब तारा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और इस जंगल में अकेली आगे बढ़ना खुद को खतरे में डालना था। मजबूरी में उसने बूढ़ी औरत के साथ रुकने का फैसला किया। घर बहुत साधारण था, सिर्फ एक कमरा और छोटी रसोई। चंपा ने तारा के सामने साधारण खाना परोसा, रोटी और सब्जी। दोनों लालटेन की धीमी रोशनी में आमने सामने बैठ गए और बाहर का सन्नाटा और भारी लग रहा था। दादी, आपने जो काली घाटी तालाब का जिक्र किया, उसकी असली कहानी क्या है? मैं समझना चाहती हूँ। आखिर कैसे बदला सब कुछ? बेटा, वो तालाब का पानी जो आज काला और सड़ा हुआ दिखता है, पहले ऐसा नहीं था। कई साल पहले उसका पानी सफेद कपड़े जैसा साफ था। लोग उसी पानी से खेती करते थे, जानवर वो पानी पीते थे और गांव खुशहाल था। फिर कैसे बदला सब कुछ नादी? एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। फिर गांव के तांत्रिक अधोरी नाथ ने कहा, तालाब नाराज है और बलि चाहिए। पहले जानवरों की बलि दी, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने कहा, अब इंसान की बलि चाहिए। गांव वाले उस आदमी की बात मान गए। बेटा, अंधविश्वास में डूबे लोग कुछ भी मान लेते हैं। गांव के मासूम लोगों ने उसकी बात मानी। उसने एक अनाथ लड़की चुनी जिसका कोई नहीं था और कोई याद नहीं रखता। उसे उसी तालाब में फेंक दिया। वो लड़की लंबी देर तक तड़पती रही। उसकी आवाज आज भी उस तालाब में बसी है। रात हुई, दरवाजे पे खटखटाहट, फिर आरव की आवाज। दीदी, दरवाजा खोल, ठंड लग रही है, अंदर आ जाने दे। आरव, तू जिंदा है? रुक बेटा, ये वो छाया है, आवाज बदलकर बुलाती है। तारा ने झांका। बाहर आरव जैसी आकृति, सूला हुआ चेहरा, आंखें खाली, मुंह से पानी, शरीर पानी में डूबा हुआ। पीछे काली छाया काबू कर रही थी। दरवाजा नहीं खुला? कोई बात नहीं, कल तालाब पे आ जाना, मेरी प्यास बुझा। ये उस लड़की की रूह है जो बदला लेती है। अब वो जानती है तू यहाँ है। कल सुबह तालाब जाएंगे। सुबह चंपा और तारा तालाब गए। तालाब काला, बदबू वाला। आरव, कहाँ है तू? पानी से आरव का साया उभरा, धुंधला, पानी भरा। दीदी, भाग जा, मैं अब तालाब का हिस्सा हूँ। रूह सोख ली गई। घर जा, वरना तू भी फंस जाएगी। तारा रोई, चंपा ने भगाया,
जो चला गया वो वापस नहीं आता, तालाब को साथ मिल गया। तारा गांव से बाहर निकल गई। दिल टूट गया। अंधेरी घाटी का राज वही है। रूह बुलाती रहती है, लोग गायब होते रहते हैं, कुछ दर्द अनंत होते हैं।